afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Can you see the whiteboard? Yes, sir. Sir, one note दिख रहा है, yes, sir. Okay. So last time around I have started discussing about the epoxy resin, है ना? वो बीच में रह गया था, ठीक है? Okay. epoxy क्या मैंने बोला था कि epoxy is a kind of this molecule. अब ये दिख रहा है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Yes, sir. ओके तो मैंने बोला था कि 20 फिनॉल मतलब OH एक बेंजीन रिंग के साथ लगा एंड देन यू हैव CH3 ये दूसरा बेंजीन रिंग के साथ लगा OH ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये रिएक्ट करेगा एपिक्लोरोहाइड्रिन के साथ, है ना? एपिक्लोरोहाइड्रिन का क्या फॉर्मूला है? Cl CH2 CH CH2O, ठीक है? तो ये क्लोरीन था CH2 CH CH2 और ये एपिक्लोरोहाइड्रिन है। तो जो पहला स्टेप होगा दैट वुड बी ए सिंपल कंडेंसेशन, मतलब ये H और ये Cl चला जाएगा। तो इस साइड में एक एपिक्लोरोहाइड्रिन आएगा, दूसरे साइड में और एक एपिक्लोरोहाइड्रिन आएगा और दोनों साइड में कंडेंसेशन होके दो मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे। तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा यहाँ पे ऑक्सीजन Cl चला गया, ठीक है, बेंजीन रिंग है, बाकी जो भी है वही है। यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे CH2 आ गया क्योंकि HCl चला गया और तुम्हारी अभी भी जो इपोक्सी ग्रुप है वो यहाँ पे है। तो एक कंडेंसेशन में इस साइड में भी वही होगा, वो हो गया, यहाँ पे मैंने CH2 जोड़ दूंगा, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2। तो दो मॉलिक्यूल एपिक्लोरोहाइड्रिन जब 20 फिनॉल की दोनों साइड जुड़ जाएंगे, मतलब इस साइड में एक आ जाएगा, इस साइड में एक आ जाएगा, तो हमें ये मॉलिक्यूल मिलेगा। ये पहला स्टेप है, ठीक है? लेकिन किताब में क्या है कि नेक्स्ट स्टेप थोड़ा कंफ्यूजिंग है, जो मैंने बोला था लास्ट टाइम। कहाँ पे? दोनों बेंजीन रिंग के पास में जो है, हाँ, CH3 है, CH2 लिखा है ना, ये वाला। हाँ सर, हाँ वो CH3 है, ठीक है, वो जो था वही है, बस कंडेंसेशन होके HCl इस साइड में चला गया, HCl उस साइड में चला गया। समझ में आ गया? ठीक है ना? अब यहां से देखो, यहां से क्या होगा? अब देखो एपिक्लोरोहाइड्रिन तो जुड़ चुका है, अब हमारे पास दोनों साइड में क्या आएंगे? दोनों फिर 20 फिनल आएंगे, ठीक है? तो ये आ जाएंगे तुम्हारी दोनों साइड से फिर से 20 फिनल, और जो है वही है उस साइड में भी। यहां से और एक बेंजीन रिंग आ गया और ये OH। तो ये दोनों मॉलिक्यूल और अभी 20 फिनल आएंगे, 20 फिनल जब जुड़ जाएंगे फिर एपिक्लोरोहाइड्रिन आएंगे, एपिक्लोरोहाइड्रिन जब जुड़ जाएंगे फिर 20 फिनल आएंगे। इसी तरह से पॉलीमर की चेन जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन जो सेकेंड स्टेप है वो कैसे होगा वो मैं तुम्हें दिखाता हूं, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में इसी को कर देता हूं मैं। अब अगर मान लो मैं, अभी हमारे पास ये है, मैं इसको हटा देता हूं ऊपर वाले को,
अब यहां से हम ऊपर जाते हैं, अब ये हमारे पास है और एक बिस्फेनॉल आया, तो क्या मिलेगा हमको? तो ये देखो जो इपोक्सी ग्रुप है, इसमें क्या होगा कि ये बॉन्ड टूट जाएगा। सॉरी, ये बॉन्ड अगर टूट जाएगा तो ऑक्सीजन को नेगेटिव चार्ज मिलेगा, कार्बन को पॉजिटिव चार्ज। अब देखो नीचे का जो बिस्फेनॉल है, नीचे का जो बिस्फेनॉल है, तो बिस्फेनॉल का जो OH है, यहां से अगर हाइड्रोजन को मैं हटा दूं तो हाइड्रोजन H+ होके चला जाएगा और O- हो जाएगा। तो O- जो है वो जाके इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, प्लस है, और जो हाइड्रोजन है वो आके OH के साथ जुड़ जाएगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारे कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं हो रहा है, तुम्हारे एक रीअरेंजमेंट रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, मैं आधे से लिख रहा हूं जहां से इसका इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, ये ऑक्सीजन था, ये CH2, ये CH। अब ये CH के साथ देखो जो ऑक्सीजन था ये टूट गया था, ये CH2 के साथ अभी जुड़ेगा तुम्हारी बिस्फेनॉल की ऑक्सीजन, बिस्फेनॉल की ऑक्सीजन जुड़ के अब ये लाइन बढ़ता जाएगा। बाकी जो है वही है। और ये जो है ये OH हो जाएगा। अब एक बार एंड में तुम्हारे बिस्फेनॉल आ गया तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल क्या आएगा? वो आएगा एपिक्लोरोहाइड्रेट। अब ये जो क्लोरीन और ये हाइड्रोजन जाके ये फिर से कंडेंसेशन होके ये फिर से जुड़ता जाएगा। मतलब एक बार एपिक्लोरोहाइड्रोजन आ रहा है, एक बार बिस्फेनॉल आ रहा है। जब एपिक्लोरोहाइड्रोजन आ रहा है तो वो HCl निकाल जा रहा है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में रिंग बढ़ रहा है। जब फिर से बिस्फेनॉल आ रहा है तो ये रीअरेंजमेंट होके उसका चेन बढ़ता जाएगा। हाँ, जब ये चेन खुलता जा रहा है तो अब ये इपोक्सी ग्रुप नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी जो पॉलीमराइजेशन है वो इपोक्सी ग्रुप के थ्रू हो रहा है, इसलिए उसको कहते हैं इपोक्सी रेजिन। रेजिन मतलब सपोर्ट, जिसके ऊपर हम इस पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कर रहे हैं। ये रिएक्शन क्लियर हो गया तुम्हें? यस सर। ठीक है ना। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन, है ना। फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन ऑलरेडी पढ़ा होगा तुम लोगों ने। फिनोल फॉर्माल्डिहाइड रेजिन में क्या होता है? फिनोल लेते हैं और उसको रिएक्शन करते हैं फॉर्माल्डिहाइड के साथ। ठीक है, बेकेलाइट फॉर्मेशन होता है। आई थिंक तुम लोगों ने इसको पढ़ा है। ये फिनोल हो गया तुम्हारे। अब इसके साथ तुम रिएक्शन करोगे HCHO का, ये हो गया तुम्हारी फॉर्माल्डिहाइड। याद रखना ये जो रिएक्शन है ये बेस की प्रेजेंस में होता है। ठीक है, अब बेस की प्रेजेंस में अगर OH ग्रुप लगा होगा, इसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले से पढ़े हो कि OH ग्रुप अगर लगा होगा दिस विल बी ऑर्थो डायरेक्टिंग एंड पैरा डायरेक्टिंग, पढ़ा है ना? यस सर। तो ये क्या बनाएगा? ये यहां पे तुम्हें एक CH2OH बनाएगा। यहां पे फिनल रहा और यहां पे क्या होगा? CH2OH। ठीक है, ये किस तरह बनता है? ये जो ऑक्सीजन है एक्चुअली यहाँ पे जाके अटैक करता है, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल देता है, ये कार्बन लग जाता है वहां पे, दोनों हाइड्रोजन है। ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा यही हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ लगता है, तो ये CH2 ग्रुप लगेगा। अगर हम रिएक्शन करेंगे उसको फॉर्माल्डिहाइड के साथ OH की प्रेजेंस में। ठीक है, ये बहुत सारे इस तरह से बन जाएंगे ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। मतलब मान लो मैं 2 4 यहाँ पे लिख दिया, ये डबल वन नहीं है, वो गलती से लिख लिया है मैंने।
ये एक CH2OH होगा, फिर सी उसके साथ और एक CH2OH आएगा। मतलब ये अपने आप अभी जुड़ जाएंगे। एक बार ठीक है, इसको तुम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल भी कह सकते हो। तो HCHO के साथ रिएक्शन करके, फिनॉल फॉर्माल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करके हमें हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल दे दिया, और ये हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल अभी एक दूसरे के साथ अपने आप जुड़ जाएंगे। मैं और एक मॉलिक्यूल लिखता हूं, अब ये कहां पे जुड़ेगा? देखो यहाँ पे एक हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये OH मिलके वाटर निकाल देंगे। वाटर कंडेंसेशन हो जाएगा, वाटर निकल जाएगा, तो तुम्हारी मॉलिक्यूल किस तरह से दिखेगा? एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तो ये OH रहा, ये CH2, ये फिर से OH, फिर से CH2, ये इस तरह से दोनों साइड में जुड़ते जाएंगे। इस कंपाउंड को कहते हैं नोवेलक। स्पेलिंग थोड़ा देख लेना, इस कंपाउंड को कहते हैं नोवेलक। मतलब नोवेलक में क्या हो रहा है कि हमारी हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल जो फॉर्मेशन हो रहा है बाय द रिएक्शन ऑफ फिनॉल एंड फॉर्माल्डिहाइड, वो एक दूसरे के साथ कंडेंसेशन रिएक्शन करके एक सिंगल चेन बनाते हैं, जिसको 1D चेन हम बोलते हैं। टर्मिनोलॉजी 1D चेन यूज होता है। तो जब 1D चेन फॉर्मेशन होगा तो हम उस कंपाउंड को कहेंगे नोवेलक। ठीक है, ये याद रखना। किताब में क्या दिया है उसको मत देखो, जो मैं कह रहा हूं उसको सुनो। ठीक है, लेकिन इस केस में क्या होता है, तुम देखो, जो फिनॉल और फॉर्माल्डिहाइड की कंसेंट्रेशन है, स्टोइकोमेट्री जो बोलते हैं, मतलब 1:1 है, 1:2 है, इस तरह से है। तो उस केस में उन दोनों का नोवेलक फॉर्मेशन में स्टोइकोमेट्री सेम रहता है। कंसेंट्रेशन सेम रहता है तो हमें 1D चेन मिलता है, जिसको कहते हैं नोवेलक। अब एक दूसरा केस आ जाता है, जब तुम्हारी HCHO मतलब फॉर्माल्डिहाइड की कंसेंट्रेशन फिनल की कंसेंट्रेशन से ज्यादा होता है, तब क्या होगा? तब देखो, उस केस में तुम्हारी अगर नोवेलक बन गया है, नोवेलक बन गया है, तो कौन सी पोजीशन फ्री है जहां पे और एक CH2OH ग्रुप लग जाएगा? सर पैरा। पारा पोजीशन, ठीक है ना। तो अब क्या होगा, नोवेलक हर पारा पोजीशन में COOH ग्रुप तुम्हारी लग जाएगा, अगर हम एक्सेस फॉर्माल्डिहाइड लेंगे तो। अब क्या होगा, अब इनकी आपस में कंडेंसेशन होगा। ठीक है, अब इनकी जब आपस में कंडेंसेशन होगा, तब हमें क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा बेकेलाइट। ठीक है, तब जब आपस में एक दूसरे के साथ ही कंडेंस कर जाएंगे फिर से, देन हमको मिलेगा बेकेलाइट। मतलब ये CH2 ग्रुप एक आया और उसके साथ कंडेंसेशन किसका होगा? कंडेंसेशन होगा नोवेलक को, वो नोवेलक का। ठीक है, पहले से तुम्हारी नोवेलक था, मतलब ये पारा पोजीशन में CH2OH ग्रुप नहीं है। ठीक है ना। तो अगर हमने एक्सेस HCHO दे दिया, फॉर्माल्डिहाइड दे दिया, तो हमारी इस पोजीशन में CH2OH ग्रुप जुड़ गया। लेकिन ये कंडेंस किसके साथ करेगा? कंडेंस लेकिन ये करेगा नोवेलक के साथ, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब इस केस में हमें जो कंडेंसेशन रिएक्शन फिर से होगा,
वो नोवेलक के साथ ही होगा। मतलब नोवेलक हमारे क्या था, मैं दोबारा लिख देता हूं। अभी हमारे पास क्या आ गया, एक्सेस HCHO देने के बाद, सॉरी, OH CH2, ये इस तरह से जुड़ जा रहा है, मतलब सिंगल 1D चेन में जुड़ रहा है। अब जब एक्सेस हमने दे दिया तो इसके साथ फिर से फॉर्मेशन होंगे तुम्हारी दूसरे टाइप ऑफ की कंपाउंड, जहां पे पारा पोजीशन में अब तुम्हारी एक एक CH2O ग्रुप आ जाएगा। मतलब ये जैसा है वो तो है ही ऐसा। अब कंडेंसेशन किस किस के बीच में होगा, कंडेंसेशन अभी होगा इसके बीच में और नोवेलक के बीच में। ये वाले से अब ये आके उल्टा जुड़ेंगे, मतलब ये पार्ट कहां पे जुड़ेगा, ये पार्ट जुड़ेगा CH2OH का। तो ये क्या करेगा, ये फिर तीनों डायरेक्शन में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम्हारी उल्टा बेंजीन। ये OH रह जाएगा, ये CH2OH चला जाएगा, और ये भी चला जाएगा। ये फिर अब इस डायरेक्शन में बढ़ जाएंगे, जिसको हम कहते हैं बेकेलाइट। तो हमेशा याद रखना, जो बेकेलाइट फॉर्मेशन है दैट हैज टू बी इन एक्सेस ऑफ फॉर्माल्डिहाइड। अगर एक्सेस फॉर्माल्डिहाइड नहीं होगा तो फिर हमें एंड प्रोडक्ट जाके मिल जाएगा नोवेलक। अगर एक्सेस फॉर्माल्डिहाइड दे देंगे देन विल गेट बेकेलाइट। तो इनके बीच में भी कनेक्शन है जो मैंने लिखा नहीं है। ये बात समझ में आ गई, बस सिंपल रिएक्शन है। HCHO लगेगा, फॉर्माल्डिहाइड लगेगा तो ऑर्थो पोजीशन में जुड़ जाएंगे, वो एक दूसरे के साथ जब जुड़ जाएंगे तो नोवेलक फॉर्म होगा। अगर एक्सेस फॉर्माल्डिहाइड ले लेंगे तो फिर वो उल्टा होके एक नोवेलक के साथ जुड़ेगा, एक ग्रुप नोवेलक के साथ दूसरे जुड़ जाएगा, तो वो बेकेलाइट फॉर्मेशन कर देगा। इतना तो याद रख सकते हो कि नहीं? सर हाँ बोलो। सर यहाँ पर जो नीचे वाले बेंजीन रिंग में CH2 आपने मेटा ग्रुप पे जोड़ दिया, वो ऑर्थो पे होगा ना? नहीं, मेटा पोजीशन में कहाँ जोड़ा मैंने? सर सबसे लास्ट में जो OH बेंजीन है ना, फिनॉल। हाँ 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 हाँ, समझ गया, मैं समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया समझ गया। ये ऑर्थो पोजीशन में रहेगा, सही कह रहे हो। हाँ, ये नहीं है, वो उल्टा थोड़ा मैं कंफ्यूज, मतलब गलती करती है। सही है, इतना तो लिख सकते हो ना? सर ठीक है, ओके। और एक है वो एंड में है, उसको कहते हैं सिलिकॉन रेजिन। ठीक है, वो रिएक्शन भी बहुत ही सिंपल है। सिलिकॉन रेजिन में क्या होता है कि सिलिकॉन रेजिन SiCl4 के साथ हम रिएक्शन करते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मूला पता है? सर RNGX। हाँ, RNGX। तो हम स्टार्ट करते हैं SiCl4 से, और उसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं RMgBr का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, अगर मैं
यहाँ पे दो मॉलिक्यूल RMGBr ले ले, एक मॉलिक्यूल लेके भी दिखा सकता हूं, लेकिन उसमें क्या है कि पॉलीमर जो है वो बंद हो जाएगा। मैं दिखाता हूं ताकि तुम्हें समझ में आ जाए। ठीक है, मैं अगर मान लो CH3MGBr ले लिया, तो उस केस में क्या होगा कि सिलिकॉन का एक क्लोरीन रिप्लेस हो जाएगा विथ CH3। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है एक मिनट, हमें मिलता है, मैं उसको खोल के लिख देता हूं, CH3, सॉरी 3 मॉलिक्यूल CH3 हो जाएंगे इसमें, CH3 Cl CH3। तो अगर उसको मैंने ऐसे रिएक्शन किया तो एक क्लोरीन क्या होगा, रिप्लेस हो जाएगा विथ एक क्लोरीन नहीं, सॉरी 3 क्लोरीन क्या होंगे, रिप्लेस हो जाएंगे 3 मॉलिक्यूल ऑफ CH3 में। अब एक बार ये बन गया तो फिर तुम्हारी जो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है वो स्टॉप हो जाएगा। कैसे स्टॉप हो जाएगा? ये तीनों डायरेक्शन में तुम्हारी CH3 ग्रुप आ गए, सॉरी ऐसा, ये पहले क्या करता है, पहले स्टेप में रिएक्शन करता है वाटर के साथ और ये बनाता है CH3 Si CH3 CH3 OH। अब ये एक दूसरे के साथ कंडेंसेशन करेगा, मतलब ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरे साइड से दूसरा एक मॉलिक्यूल आएगा, एक वाटर निकल जाएगा। वाटर निकल जाके तुम्हें क्या देंगे, CH3 Si CH3 CH3 OSi CH3 CH3 CH3। ये स्टेप समझ में आया कैसे होता है? यस सर। लेकिन ये पॉलीमर नहीं कहलाता। ठीक है, पॉलीमर इसलिए नहीं कहलाता कि ये डाइमर होके रह जाता है, क्योंकि पॉलीमर में हमें चेन का प्रोपगेशन होना चाहिए। अगर चेन का प्रोपगेशन नहीं हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं। ठीक है, ये डाइमर बन के फिर रह गया, तो ये पॉलीमर नहीं बन पाया। लेकिन इस केस में अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चेंज करके, ठीक है, दूसरा मैं लिखता हूं, उसी से ही स्टार्ट करना है, SiCl4 लिया मैंने। ठीक है, उसको मानो मैंने 2 मॉलिक्यूल ऑफ CH3MgBr के साथ रिएक्शन किया। अब उस केस में इजी हो जाएगा, अभी 2 CH3 हो गया तो दोनों CH3 रिप्लेस हो जाएंगे, लेकिन दोनों क्लोरीन रह जाएंगे। मतलब ये तुम्हें फॉर्मेशन करेगा Cl Si CH3 CH3 Cl। अब इसको अगर मैं वाटर के साथ रिएक्शन करवाऊं तो मुझे मिलेगा OH Si CH3 CH3 OH। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों डायरेक्शन में जुड़ेंगे, मतलब एक लीनियर चेन मिलेगा हमें, लेकिन ये दोनों डायरेक्शन में, मतलब लीनियरली ऑन द एक्स एक्सिस ये जुड़ते ही जाएंगे, तो वो पॉलीमर हो सकता है। ठीक है, तो सिलिकॉन की रिएजेंट पे अगर हमने कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट चेंज कर देते हैं तो हमें अलग अलग पॉलीमर मॉलिक्यूल मिलते हैं। उसी केस में अगर जो मैंने पहला रिएक्शन लिखा था जो हुआ नहीं, ठीक है, उस केस में क्या हुआ कि हमने अगर ज्यादा CH3 यूज करेंगे तो फिर ज्यादा CH3 हो जाएगा, हमें CH3 के कंसंट्रेशन कम करना पड़ेगा। इस केस में एक्चुअली, क्या मैं उधर पहुंच सकता हूं, एक्चुअली 4 मॉलिक्यूल यूज होता है।
4 मॉलिक्यूल कभी कभी यूज हो जाएगा तो क्या होगा, ये चारों CH3 रिप्लेस हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 4 लिखूं तो ध्यान से देखो, ठीक है। अगर 4 सी कंसेंट्रेशन मैंने बढ़ा दिया 4 टाइम्स तो ये भी तुम्हारी CH3 हो जाएगा, फिर तो पॉलीमर मोनोमर में ही बंद हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैंने 3 कर दिया तो फिर मुझे ये मिलेगा Cl, तो फिर वो डाइमर में बंद हो गया। मेरी बात समझ में आ रहा है या दोबारा बोलूं? आ गया सर समझ। ठीक है। अगर हमने 4 से स्टार्ट किया तो चारों CH3 ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या लिया है हमने, 2 लिया है। दोबारा मैं बताता हूं ताकि क्लियर हो जाए चीजें। अगर हमने हमेशा स्टार्ट कर रहे हैं SiCl4 से, अगर मैंने 4 ले लिया, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये चारों की चारों क्लोरीन रिप्लेस हो जाएंगे मिथनॉल में। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा ये। तो अब ये आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये बंद हो गया रिएक्शन, ठीक है। तो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन और फर्दर होने की कोई चांस नहीं। अब 4 को मैंने 3 कर दिया, तो मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे ये मिलेगा। तो ये रिएक्शन करेगा, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके OH बना देगा, है ना। वो मैं कुछ नहीं लिख रहा हूं। अब ये एक दूसरे के साथ जुड़ेगा, लेकिन वो वही केस होगा जो मैंने दिखाया था, वो आके तुम्हें डाइमर में बंद कर देगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। जब हमें उससे और थोड़ा कम कर दिया, मतलब 2 मॉलिक्यूल लिया, तो फिर ये तुम्हें पॉलीमर दे रहा है, लेकिन ये 1D चेन दे रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसका कंसेंट्रेशन और कम कर दूं, क्या होगा, और अगर उसकी कंसेंट्रेशन और कम कर दूं, मतलब एक ही मॉलिक्यूल CH3 MgBr लिया तो फिर क्या होगा, वही से स्टार्ट करोगे। सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल CH3 MgBr लिया तो एक ही रहेगा, मतलब एक CH3 रहेगा, बाकी सारे तुम्हारी जैसे क्लोरीन थे ऐसे ही रहेंगे। अब क्या होगा, अब ये वाटर के साथ जब रिएक्शन करेंगे तब ये तीनों डायरेक्शन में बढ़ सकते। तो अब एक एंड तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन अब ये इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा, इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा और इस डायरेक्शन में भी बढ़ेगा। तो ये अभी तुम्हें ब्रांच चेन पॉलीमर फॉर्मेशन करके देंगे। तो देखो, सिंपल कंसंट्रेशन ऑफ ग्रिग्नर्स रिएजेंट जब हम चेंज कर रहे हैं तो हमें अलग अलग कंपाउंड मिल रहा है। जब हम 4 मोल ले रहे हैं तो रिएक्शन ही नहीं हो रहा है। जब 3 मोल ले रहे हैं तो डाइमर में स्टॉप हो रहा है। जब 2 मोल ले रहे हैं तो एक लीनियर चेन मिल रहा है। जब 1 मोल ले रहे हैं तो एक क्रॉस्ड और ब्रांच चेन पॉलीमर मिल रहा है, ठीक है। तो लेकिन ये क्योंकि रिएक्शन स्टार्ट ही हुआ है तुम्हारी सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से, इसलिए इस पॉलीमराइजेशन को बोलते हैं द पॉलीमराइजेशन ऑन सिलिकॉन रेजिन। तो अगर एग्जामिनेशन में आया राइट डाउन द प्रिपरेशन ऑफ सिलिकॉन रेजिन पॉलीमर्स बेस्ड ऑन सिलिकॉन रेजिन, तो तुमको ये स्टेप लिखना है। क्लियर हो गया? यस सर। बस इतने ही सिंथेसिस है। इपोक्सी का है, फिनोल फॉर्माल्डिहाइड का है, सिलिकॉन रेजिन का है, पॉलीअमाइड का है, पॉलीएस्टर का है।
इतना चीज सिंथेसिस तुमको ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने बोला उसको ऐसे ही सिंथेसिस लिखना है। प्रॉपर्टी एंड यूज जो नोट्स दिया है उसको पढ़ना है, ठीक है। एक दो आ, करवा दूं मैं न्यूमेरिकल जो लास्ट टाइम हमने डिस्कशन किया था, क्या किया था, भूल गया मैं, क्या किया था। नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर वेट एंड वेट एवरेज मॉलिक्यूलर वेट। एक दो न्यूमेरिकल दूं, कर पाओगे? ठीक है, एक सिंपल न्यूमेरिकल लिखो, लिखो मैं जो बोल रहा हूं। आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है ना? हेलो? यस हाँ, ओके, लिख पाओगे या मैं खुद लिख दूं? लिखो मैं जो कह रहा हूं। ए पॉलीमर सैंपल consist of 10% by weight of macromolecules of molecular weight 10,000। नहीं तो मैं लिख देता हूं, रुको, कंफ्यूज हो जाओगे। ए पॉलीमर सैंपल contains 10%, ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, बाय वेट ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट को MW लिखते हैं, 10,000 एंड 90% by weight of macromolecule having molecular weight 100,000। ठीक है, तुम्हें कैलकुलेट क्या करना है, MN बार एंड MW बार। मान लो ये क्वेश्चन आया है, इसको कैसे करोगे?
5 मिनट में कट जाएगा, फिर से हम ज्वाइन करेंगे 350 को, ठीक है। फॉर्मूला तुम्हें पता है ना, एम एन बार क्या है, एन आई एम आई डिवाइडेड बाय एन आई, ठीक है। और एम डब्ल्यू बार क्या है, एन आई एम आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन आई एम आई, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करके मुझे करके बताओ, कर पाओगे? यस सर। ठीक है, 350 को ज्वाइन करते हैं, थर्मोडायनामिक्स स्टार्ट करेंगे। मैंने जानबूझकर लास्ट में रखा था, उसका रीजन यही है कि थर्मोडायनामिक्स पहले से तुमने अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है 12th में, ठीक है। एक चीज ध्यान में रखना, जो थर्मोडायनामिक्स की नोट्स तुमको प्रोवाइड किया गया है, थर्मोडायनामिक्स 1, थर्मोडायनामिक्स 2, थर्मोडायनामिक्स 3, है ना, वैसे ही दिया होगा। यस सर। इसकी बाहर कोई भी क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स में नहीं आएगा। मैं तुम्हें बता दूंगा थर्मोडायनामिक्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे, ठीक है। लेकिन जो जो हम क्लास में इस वीक जितने पॉसिबल हो सके हम उसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। थर्मोडायनामिक्स क्या है, कोई मुझे बता सकता है? व्हाट इज थर्मोडायनामिक्स? बेसिक चीज मुझे पता है कि तुम जानते हो, फिर भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। स्टडी ऑफ एनर्जी इन ट्रांजिट सर। Study of energy in transit. Okay, that could be one. तो हम जो पढ़ेंगे याद रखना, हम केमिकल थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स फिजिक्स में भी है, थर्मोडायनामिक्स तुम मेरे हिसाब से कुछ बच्चों को मैकेनिकल में भी फिर से थर्मोडायनामिक्स पढ़ाया जाता है। तो थर्मोडायनामिक्स इज स्टार्टेड एज मैकेनिकल फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स बिकॉज इट वाज द रिलेशनशिप बिटवीन थर्मो मींस हीट एंड मोशन, बट उसका जो यूजफुलनेस है वो फिजिक्स में भी होता है, मैकेनिकल में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो हम जो पढ़ेंगे दैट इज बेसिकली केमिकल थर्मोडायनामिक्स। सो वी विल नॉट कॉल इट एज ए थर्मोडायनामिक्स एज ए होल, वी विल कॉल इट एज ए केमिकल थर्मोडायनामिक्स। तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स से जो पढ़ेंगे वी विल स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन हीट एंड द केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। उसको कभी कभी थर्मोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे एक, बट लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक थिंग्स, ठीक है ना। तो थर्मोडायनामिक्स क्या होता है केमिकल के लिए, 2-3 चीजें हैं, ये नोट्स में दिया गया है, मैं दोबारा तुम लोगों को बोलता हूँ। इट प्रेडिक्ट्स द फिजिबिलिटी ऑफ ए प्रोसेस, मतलब कोई भी एक कंपाउंड जब कोई रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाता है तो वो प्रोडक्ट थर्मोडायनामिकली स्टेबल है या नहीं है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो इट प्रेडिक्ट द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ये पहले चीज बताता है। दूसरा चीज बता है केमिकल रिएक्शन के लिए मैं बात करूं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स और इन अदर ब्रांच। सेकेंड मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज कि ये क्या करता है, इट प्रेडिक्ट्स द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट्स, ओके। और कुछ कुछ फॉर्मुलेशंस भी इसके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं जो कि यूजफुल होते हैं फॉर द केमिकल रिएक्शंस। लेकिन जो दो मेन चीज है वो है कि इट प्रेडिक्ट्स द फिजिबिलिटी, मतलब ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, एंड ऑल्सो इट प्रेडिक्ट्स द यील्ड। दो चीजें केमिकल रिएक्शन के लिए थर्मोडायनामिक्स का एडवांटेज यही है, लेकिन उसके साथ उसका कुछ लिमिटेशन भी है। वो बता तो देता है कि केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, लेकिन ये नहीं बता
कि ये रिएक्शन कितने टाइम में होगा, मतलब ये रेट को, रिएक्शन रेट को डिटरमाइन नहीं कर सकता। द फर्स्ट मेजर डिसएडवांटेजेस, ठीक है। सेकेंड मेजर डिसएडवांटेज इसका ये है कि इट ओनली टॉक्स अबाउट द इनिशियल स्टेट एंड द फाइनल स्टेट, जो कि बोल देता है कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब ये किसी भी रिएक्शन की इनिशियल स्टेट को डिफाइन कर सकता है, फाइनल स्टेट को डिफाइन कर सकता है, उसके बीच में क्या हो रहा है, मतलब मोस्टली द इंटरमीडिएट स्टेट में क्या हो रहा है, उसको थर्मोडायनामिक बेसिस पे हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब थर्मोडायनामिक्स डजंट टेल्स यू that what is happening inside the reaction vessel, that means in the intermediate state what is happening for a chemical reaction, that cannot be judged on the basis of the thermodynamics. And third most important disadvantage is the thermodynamical aspect is only related in the macroscopic level, मतलब एक bulk में रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है ये बताता है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की जो इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट है उनका रिएक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, या माइक्रो स्केल में वो थर्मोडायनामिक्स कुछ नहीं बताता, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, दो चीजें हैं एडवांटेजेस, जैसे मैंने बोला कि ये बताता है फिजिबिलिटी का और यील्ड का, कितना बनेगा, लेकिन ये नहीं क्या बता पाता, ये नहीं बता पाता रिएक्शन रेट और टाइम, इंटरमीडिएट और एलिमेंटल लेवल पे क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन एलिमेंटल लेवल। ये दो तीन चीजें हैं जो थर्मोडायनामिक्स केमिकल रिएक्शन के साथ कभी कभी एक दो नंबर की क्वेश्चन आ जाता है कि राइट डाउन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ थर्मोडायनामिक्स विथ रिस्पेक्ट टू केमिकल रिएक्शन। अगर इस तरह की कोई कभी कभी आ जाता है, हमेशा नहीं आता है, लेकिन अगर आ गया तो यू शुड बी प्रिपेयर टू राइट डाउन दिस थिंग्स। लाइक आई सेड, इट tells you the feasibility of a particular reaction, that means whether the reaction is going to happen or not. It will tell you what would be the probable yield of a particular chemical reaction. But at the same time, the disadvantages will be, though it talks about the feasibility, but it is not telling you what is the reaction rate. That means how much time is going to be taken for the completion of the reaction. Also, it doesn't talks about the intermediate formation, that means it only tells about the initial states and the final state, and it is only applicable to the molecules in a bulk. That means at macroscopic level it is helpful, but when it is coming to the microscopic level, at the elemental level, what is happening, thermodynamics is completely silent. ये जो दो तीन चीजें तुमको याद रखनी है। उसके बाद आता है कुछ डेफिनेशन जो तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है, मैं तुमको बस पूछता हूँ। यू हैव स्टडीड अबाउट व्हाट इज सिस्टम एंड सराउंडिंग? Yes, sir. यस सर। कोई मुझे बता सकता है सिस्टम क्या है? सर जिसकी एनालिसिस की जा रही है तो सिस्टम सिस्टम मीन्स the portion in which we are studying the effect of temperature, pressure and volume. So that portion, that means that small part of the surrounding, we will consider as a system, and anything outside the system is surrounding for us. हम जब केमिकल रिएक्शन करते हैं तो एक कोनिकल फ्लास्क में मान लो रिएक्शन किया, या फिर राउंड बॉटम फ्लास्क में रिएक्शन किया, तो वही हमारा सिस्टम हो गया। उसके अंदर जो है उसी की अंदर हमने उसका
वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम देखते हैं। तो एनीथिंग व्हिच इज आउटसाइड दैट स्मॉल आरबी राउंड बॉटम फ्लास्क और एनीथिंग आउटसाइड दैट कोनिकल फ्लास्क इन व्हिच वी आर डूइंग ए रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज सराउंडिंग, है ना, ये पहले से पढ़ा है तुम लोगों को। ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम पता तो है तुम लोगों को, और आइसोलेटेड सिस्टम ये तो पढ़ा Yes, sir. है ना, जहां पे तुम्हारी क्या मास एंड एनर्जी, राइट, दे बोथ आर, तो मैटर एंड एनर्जी दे बोथ अगर एक्सचेंज हो जाएंगे तो उसको हम ओपन सिस्टम कहेंगे। क्लोज सिस्टम क्या कहेंगे, जहां पे एनर्जी तो क्लोज नहीं कर पाओगे, जहां पे सिर्फ मास वेरिएशन नहीं होगा लेकिन एनर्जी चेंज होता जाएगा, उसको क्लोज्ड कहेंगे। और आइसोलेटेड कहेंगे जहां पे मास या फिर मैटर और एनर्जी दोनों क्लोज सिस्टम में होंगे, मतलब दोनों का कोई वेरिएशन नहीं होगा। तो ये डेफिनेशन कभी कभी आ जाता है। होमोजीनियस सिस्टम एंड हेट्रोजीनियस सिस्टम ये तो तुमको पता है ना। होमोजीनियस हेट्रोजीनियस पता है कि नहीं पता है ना। द मिक्सचर ऑफ गैसेस इफ they are miscible, they are in the same state, then we call them as a homogeneous system. अगर ये मिसिबल नहीं है मतलब सेम स्टेट पे नहीं, सेम फिजिकल स्टेट में नहीं है कंपोनेंट ऑफ द मिक्सचर्स, देन वी कॉल देम एज हेट्रोजीनियस सिस्टम। सिंपल है, ठीक है। इसी तरह से कभी कभी ये डेफिनेशन भी आता है कि व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ये पढ़ा है? Yes, sir. यस सर। ओके तो इसको भी थोड़ा, ये सारे डेफिनेशन को एग्जामिनेशन में जब जाओगे तो देख के जाना, हाँ, पता नहीं कभी कभी इसका भी कोई एक नंबर का क्वेश्चन डाल दे। इसी तरह से एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये भी पढ़ा होगा, है ना। Yes, sir. जो प्रॉपर्टी तुम्हारे मास के ऊपर डिपेंड करता है उसको एक्सटेंसिव कहते हैं, जो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता उसको इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। और उसका क्या कहते हैं, कौन सी प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव होते हैं ये भी तुम कह सकते हो आराम से। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज दे डिपेंड ऑन द मास। इसी तरह से विस्कोसिटी हो गया, सरफेस टेंशन हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, जो कि तुम्हारी कंपाउंड की इनहेरेंट प्रॉपर्टी के डिपेंड करता है, मास पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। इसी तरह से आडियाबैटिक प्रोसेस क्या है तुम्हें पता है, आडियाबैटिक प्रोसेस है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है, आडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या है, आइसोकेरिक प्रोसेस क्या है, ये सब तुम लोगों ने पहले से पढ़ा है, लेकिन फिर भी उसको एक एक बार देख लेना। आई होप उसको देखने की शायद जरूरत भी नहीं पड़ेगा, वो इजी है। तुम लोगों को अगर एग्जामिनेशन में कभी आया तो यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन। रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन ये पढ़ा है? Yes, sir. कोई बता सकता है मुझे व्हाट इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस? सर अगर इनिशियल स्टेट डायरेक्शन रिवर्स करने पे अचीव हो जाए उसे रिवर्सिबल। इनिशियल स्टेट डायरेक्शन रिवर्स करने में अगर अचीव हो जाए तो देखो पहला चीज होता है रिवर्सिबल प्रोसेस में कि ये प्रोसेस जो है हमारी वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है, और ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में जाते हैं। ये चीज पहले ध्यान रखना है। कोई एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने एक कंटेनर ले लिया है, ठीक है, डोंट गो बाय माय ड्राइंग, और उसमें एक हमने सॉरी इसको हटा दो,
उसके ऊपर मैंने चला गया, के ऊपर मैंने एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन रख दिया है और यहाँ पे गैस है, और यहाँ पे मानो मैंने प्रेशर को थोड़ा सा कम किया, जैसे मैंने बोला कि इट वुड बी स्लो प्रोसेस गोइंग थ्रू ए इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, और मान लो मैंने यहाँ की इसके ऊपर कुछ रेत रख दिया जिसको मैं गिन सकता हूँ, कुछ भी रख दो, फिविल रख दो, एक मैंने उठा लिया तो प्रेशर थोड़ा सा कम हुआ, तो वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज किया, क्योंकि हमको पता है बॉयल्स और चार्ल्स लॉ हमने पहले से पढ़ रखे हैं कि जब भी प्रेशर कम हो जाएगा तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा ना, वाइस वर्सा। तो ये अपनी पहले स्टेप में आ जाएगा, मतलब मैं कहना ये चाहता हूं कि जो तुमने बताया कि वो इनिशियल स्टेप में आ जाएगा, वो इनिशियल स्टेप में नहीं आएगा। अगर ये इन्फिनाइट नंबर है जिसको मैंने n मान लूं, तो n-1 में आ सकता, या फिर n-1 n-2 में आ सकता है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं कहां पे था, कहां पे बंद हो गया, मुझे पता नहीं चला। सो डिड द रिवर्सिबल प्रोसेस की बात समझ में आई? दोबारा बताओ। हाँ सर समझ गए। है ना? तो जो चीज रिवर्सिबल नहीं है वो सारे इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ते हैं वार्क, लेकिन वार्क में हम लोग बाकी वार्क्स नहीं पढ़ेंगे, मतलब हम इलेक्ट्रिकल वार्क नहीं पढ़ेंगे। हमें पता है वार्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये फिजिक्स में पढ़ा है ना, F इंटू डी एल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब इलेक्ट्रिकल वार्क हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा EMF इंटू क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना, वो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर ग्रेविटेशनल वार्क हो जाएगा तो MGH हो जाएगा, वो भी हम नहीं पढ़ेंगे। तो वी विल सी द प्रेशर वॉल्यूम वार्क। तो प्रेशर वॉल्यूम वार्क में क्या होता है कि द रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, थर्मोडायनामिक्स पार्ट 1 के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। मैं बाद में तुमको बोलूंगा कि थर्मोडायनामिक्स की पार्ट 1 में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे बहुत सारे चीज हमको अज्यूम करना पड़ता है, ठीक है। तो फोर्स जो हो गया तुम्हारी, दैट मीन्स कैन आई राइट फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, हमें पता तो है ना, क्योंकि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ये तो पता है ना हमें, P इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो F को मैं अगर लिख दूं P इंटू ए, है ना, और डिस्प्लेसमेंट, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को मैं DL लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मतलब DL, तो L इंटू एरिया हमारी वॉल्यूम हो जाएगा, तो दैट वुड बी P dV, और कभी कभी उसको बोलते हैं P सर व्हाइट बोर्ड नहीं दिख डेल्टा। रहा। नहीं दिख रहा? नो सर। दिख नहीं रहा। अच्छा, मुझे तो लगा कि दिख रहा है। अब दिख रहा है? यस सर। ओके। नो सर। हाँ, अभी भी नहीं? तो ये दिख नहीं रहा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। यस सर आप अब दिख रहा है, ठीक है। तो दोबारा करते हैं।
तो हमें पता है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डीएल मतलब स्मॉल डिस्प्लेसमेंट को हम वाट कहते हैं, है ना। फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू ए, तो इसको मैं लिख सकता हूं P इंटू ए इंटू डी एल डब्ल्यू, तो इट वुड बी रिटन एज P डी वी, और कभी कभी इसको ऐसे लिखते हैं P डेल्टा वी, ठीक है। तो वार्प अभी तुम्हारी हो गया W इक्वल, मैं इसको क्या क्यों कह रहा हूं मैं बताता हूं। P डेल्टा वी where डेल्टा वी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम। अब देखो हमें पता है कि डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इज इक्वल टू V2 माइनस V1, है ना। और V2 यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारी फाइनल वॉल्यूम है, और V1 क्या हो गया इनिशियल वॉल्यूम। तो W, तो क्या मैं लिख सकता हूं यहाँ पे W इज इक्वल टू P डेल्टा V वर्क ऑफ एक्सपेंशन में, क्या लिख सकता हूं मैं। हम तो वही कह रहे हैं ना, डेल्टा V इज इक्वल टू V2 माइनस V1। Yes, sir. अगर एक्सपेंशन हो गया मतलब V2 बड़ा है V1 से, है ना, उसके मतलब V2 इज ग्रेटर देन V1। V2 is greater than V1 in case of the expansion, that means delta V is equal to positive। अगर कंप्रेशन होगा तो क्या होना चाहिए, W होना चाहिए माइनस P डेल्टा V, क्योंकि अगर कंप्रेशन हो जाएगा that means V2 is less than V1, so delta V has to be negative। मेरी बात समझ में आ रहा है। पहला चीज तो ध्यान में रखो कि जो प्रेशर वॉल्यूम वर्क है वी कंसीडर P इज इक्वल W इज इक्वल टू P डेल्टा V। अच्छा कोई डेल्टा P क्यों नहीं लिखते हैं हम। सर क्योंकि हम एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वेरिएशन बहुत कम होती है विद डिस्टेंस। हम जब P डेल्टा V की बात कर रहे हैं, बातों को थोड़ा समझ, जैसे मैंने कहा कि थर्मोडायनामिक्स से काफी सारे चीजें अज्यूम करने की जरूरत है, लेकिन सिंपल छोटा छोटा बेसिक्स चीजें अगर कभी डाउट होगा तो पूछना। तो जो प्रेशर वॉल्यूम के साथ इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, हमको पता है कि प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है, प्रेशर कम होता है तो वॉल्यूम बढ़ता है। लेकिन चेंज ऑफ प्रेशर फिर हम क्यों नहीं देखते, इवन द स्मॉल चेंज इन द प्रेशर इसलिए नहीं देखते क्योंकि अगर हम केमिकल रिएक्शन से की बात करते हैं तो सारे केमिकल रिएक्शन सारे की सारे, ध्यान में रखना, वो ओपन वेसल में होते हैं। ओपन वेसल में होते हैं मतलब द प्रेशर फॉर द केमिकल रिएक्शन इज कंसीडर्ड एज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्योंकि अगर क्लोज्ड वेसल में हम रिएक्शन करेंगे, और एक बार बोल रहा हूं, अगर क्लोज्ड वेसल में हम रिएक्शन करेंगे तो हमें प्रेशर की चेंजेस को भी कंसीडर करना पड़ेगा, लेकिन क्लोज वेसल में रिएक्शन नहीं होता है। इन 99% ऑफ द केसेस क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन नहीं होता है। क्लोज्ड वेसल में कहां पे रिएक्शन होता है पता है तुमको, जहां पे बॉम्ब बनते हैं वहां पे प्रेशर को, कंटेनर को क्लोज कर देते हैं, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर अब उसका प्रेशर नहीं रहा, तो उस केस में क्या होगा, फटेगा। ठीक है, तो जो प्रेशर व्हिच वी कंसीडर फॉर द केमिकल रिएक्शन हैपनिंग इन द सिस्टम, that is mostly where the pressure is considered as the atmospheric pressure। चलो coming back to the question I was asking you, तो W is equal to P डेल्टा V होना चाहिए जब हमारे पास एक्सपेंशन हो रहा है, और W is equal to माइनस P डेल्टा V होना चाहिए जब हमारे पास कंप्रेशन हो रहा है। ये बात तो क्लियर है कि नहीं। यस सर। लेकिन तुमने क्या पढ़ के आए हो,
W is negative when there is expansion, W is positive when there is compression. ये पढ़ा होगा फिजिक्स में। यस सर। तो फिर ये तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सर वो हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर रहे हैं। अगर हम सिस्टम की बात करें लाइक द फ्लास्क, हाँ बोलो। तो अगर वो वर्क करता है तो उसकी टोटल एनर्जी कम होगी, इसलिए हम W माइनस पी डेल्टा भी लेते हैं। टोटल एनर्जी नहीं, हम एनर्जी को मानते हैं कि इंटरनल एनर्जी हमें पता है ना, हर तरह की एनर्जी होती है, उसमें से एक एनर्जी होता है इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी को हम ये मानते हैं कि इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी व्हिच इज पॉजेस्ड बाय द बॉडी, माने पॉजेस्ड बाय द सिस्टम, जिसका वो अपना एनर्जी जितना है वो इंटरनल एनर्जी होता है। तो जब एक्सपेंशन होता है, एक्चुअली इट वाज बेसिकली ए मिडिल पाथ, क्योंकि कभी कोई फिजिक्स टीचर को पूछना सर ये नेगेटिव क्यों होता है, तो द डेफिनेशन और द जस्टिफिकेशन व्हिच वाज गिवन, बिकॉज द फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों तो अलग नहीं है। जब तुम हायर स्टडी में जाओगे, हायर क्लासेस में जाओगे, वहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैकेनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, दे आर ऑल इक्वल, माने सारे के सारे मिलके दे वर्क इन ए कंटिन्यूअस वे, इन ए कोलैबोरेटिव वे। तो उस केस में कहा गया कि फॉर द एक्सपेंशन you have to spend some amount of energy and that energy has to be spent from the internal energy. तो जब internal energy कम होता है, then we give them as a negative term. Just give me 1 second, I will be back. Just 1 second. अगर हम एक्सपेंशन के देखेंगे तो हमेशा एक्सपेंशन हमें पॉजिटिव वर्क देना चाहिए अकॉर्डिंग टू द पी डेल्टा फिर डेफिनेशन, और जब कंप्रेशन होता है तब हमें नेगेटिव देना चाहिए। बट टू मेक इट streamlined for all the conventions which is being used by either chemistry people and the physics people, so it was given the justification that when the expansion happens, some amount of energy from the internal energy system is lost, and when some internal energy is lost, we will call them as negative. So we should put this one into rest. मैं बस तुमको ऐसे ही बता रहा था, लेकिन अब से जितने भी थर्मोडायनामिक्स की डेरिवेशन हम देखेंगे, हम हमेशा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी लिखेंगे व्हेन देयर विल बी एक्सपेंशन, और W इज इक्वल टू पी डेल्टा भी और प्लस पी डेल्टा भी लिखेंगे जब हम करेंगे कंप्रेशन। ये चीज बस ध्यान में रखना, ठीक है। उसके बाद आता है फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, कोई मुझे बता पाएगा? Change in internal energy is equal to heat provided minus the work done. ओके, मैथमेटिकली आई आस्क्ड यू, अदरवाइज तुम लोग तो सब मुझे पता है, बता दोगे कि एनर्जी इज ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। सो अगर हम उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन अगर हम लिखेंगे, क्योंकि ये हमें आगे जाके बहुत जगह हमें यूज होगा, ऑफ फास्ट लॉ। तो हमें पता है कि अगर किसी सिस्टम का इंटरनल एनर्जी को मैंने E1 लिया है, तो वो इंटरनल एनर्जी कैसे बढ़ सकता है? आइदर बाय डूइंग सम वर्क और बाय गिविंग सम अमाउंट ऑफ हीट। दैट मीन्स द इंटरनल एनर्जी कैन बी इंक्रीज्ड बाय, अगर मान लो वो सिस्टम हमें Q अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व कर लिया, देन द इंटरनल एनर्जी कैन बी E1 प्लस Q, और इट कुड बी प्लस W। दैट मीन्स E2 अगर मैं लिखूं इसको, E2 कुड बी E1 प्लस Q प्लस W। उसका कहने की फिजिकल कंडीशन ये है कि द इंटरनल एनर्जी कैन ओनली बी इंक्रीज्ड बाय आइदर गिविंग सम हीट और बाय डूइंग सम वर्क। तो इस केस में E2 माइनस E1 will be
Q plus W और डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। बस यही चीज को याद रखना, यही जाके तुम्हारी सारे फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के जितने भी छोटे छोटे डेरिवेशंस आएंगे उसमें ये एक ही चीज याद होगा, यूज होगा, दैट इज डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। कोई पूछ सकता है सर कुछ बुक्स में हमने देखा है कि डेल्टा इज इक्वल टू Q माइनस W, वो नहीं होगा। बस यही चीज को याद रखना, डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W। और अगर हम इसको स्मॉल चेंज में लिखेंगे तो कभी कभी लिखते हैं DE इज इक्वल टू डेल Q प्लस PdV। मैं इसे क्यों लिखा? मैं इसलिए लिखा कि स्मॉल चेंज और W की जगह प्रेशर वॉल्यूम रेखा, दो चीज ध्यान में रखना। पहला डेल्टा E इज इक्वल टू Q प्लस W, ये इसको यूज करेंगे। और जब भी हम वार्क को यूज करेंगे फॉर द केमिकल रिएक्शन, हम कोई दूसरा काम वार्क यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे PdV को, ठीक है। और ये भी हम हमेशा अज्यूम करेंगे दैट इट इज ऑलवेज माइनस P डेल्टा V। तो दो चीज ध्यान में रखना कि वर्क विल बी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, and every time we will consider work, we will consider it as a work of expansion। इसी चीज को बस ध्यान में रखोगे तो कोई भी जितने भी छोटे छोटे डेरिवेशंस आएंगे फॉर द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स वो इसी की बेसिस पे होंगे और किसी की बेसिस पे नहीं होंगे। और एक आज्यूम करना है हम आइडियल गैस, जहां पे भी कोई डेरिवेशन में आइडियल गैस आएगा हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगा, कौन सा फॉर्मूला है, PV इज इक्वल टू RT। ये तब लगेगा जब आइडियल गैस की फॉर्मेशन आएगा। तो फर्स्ट लॉ में तुम्हारी जितनी भी चीजें हैं वो सारे आइडियल गैस की ऊपर ही बेस्ड है, और हमें पता है कि हम आइडियल वर्ल्ड में ले ही रहे हैं, और हमें यह भी पता है कि कोई गैस आइडियल गैस नहीं होता। लेकिन दिस आर ऑल द अजम्पशंस, हम लोग उसको एक एक करके लिखेंगे। एक छोटा सा चीज मैं पूछूं, मैंने क्यों लिखा DE और डेल क्यू? काफी सारे बुक्स में देखा होगा है ना, कभी डेल लिख दिया जाता है, कभी D लिख दिया जाता है। कोई आंसर दे सकता है? सर D means infinitesimally small amount of error। और डेल क्या है? डेल सर उससे थोड़ा बड़ा मैग्नीट्यूड होता है। नहीं होता। और डेल्टा लिखते हम। मैं शायद क्वेश्चन ही पूछना गलत कर दिया इसलिए तुमने जवाब दिया, मुझे लग रहा है तुमको आता है। तुम शायद ये कह रहे हो DE क्या है और डेल्टा E क्या है, ये कह रहे हो है ना? यस सर।